बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में 23 मैचेस कंप्लीट हो गए। गुज़िश्ता रात हमने देखा जो मैच हुआ, क्या कमाल का मैच। इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर। एक टीम को एक हफ्ते का गैप मिला, उसने उस गैप को सीरियस लिया, मेहनत की और ऐसा बाउंस बैक किया कि इस वक्त वो टेबल टॉप कर रहे हैं। दूसरी टीम को अगर गैप मिला तो वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए। उनको ऐसा लगा कि जैसे हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए, अब मेहनत की कोई जरूरत नहीं है, जो है वो यही है। अब सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कल अपना मुसलसल तीसरा मैच हार गई और इस तरह से ये मैच हारकर अब टेबल के दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड मौजूद है। कोयटा ग्लेडिएटर, जिसका इस सीजन का आगाज अच्छा नहीं हुआ था, बैक टू बैक उनको जो लॉसेस हुए, उसके बाद एक गैप आया, लाहौर लेग का आगाज हुआ, वहां पर उन्होंने बाउंस बैक किया। अब कोयटा की टीम टेबल पर टॉप कर रही है। 8 मैचेस खेले, जिसमें से मैं आपको बताऊं कि 5 जीते हैं, 2 हारे हैं, एक लाहौर कलंदर वाला जो मैच टाई हो गया था। 11 पॉइंट्स के साथ टेबल को टॉप करे। दूसरे पे इस्लामाबाद यूनाइटेड है जो कि 8 खेले, 5 जीते, 3 हार गए, 10 पॉइंट के साथ ये इस वक्त दूसरे नंबर पर। तीसरे पे लाहौर, चौथे पे कराची। और आज लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स, बिगेस्ट राइवलरी इन पाकिस्तान सुपर लीग, जो कि हाउसफुल यकीनी तौर पर होगा। टिकट सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। लाहौर का वेदर भी आज बहुत अच्छा है, तो उम्मीद करते हैं ये एक बड़ा हाई स्कोरिंग मैच होगा। ऑल्दो लाहौर वर्सेस कराची का आज तक कोई भी ऐसा मैच नहीं जिसमें 200 प्लस रन हुए हों। तो देखना ये कि किस विकेट पे ये मैच होना है, कितना रन बन सकते हैं, कौन सी टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेगी या बॉलिंग करेगी। तमाम तरह सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब मास्टर टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इसके साथ हमें ज्वाइन किया सईद ने। वेलकम बहुत ऑफ यू जी। भट्ट साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं कल के मैच के, जो रात को हुआ। एक टाइम पे ऐसा लगा 159 कोयटा ने पहले टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया और 157 रन बनाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने। ऑल्दो ऊपर से ओपनिंग स्लॉट ने अच्छा आगाज दे दिया, लेकिन फिर एक लाइन लग गई और इस्लामाबाद यूनाइटेड को समझ नहीं आया। अपने किए का अब भुगत रहे हैं कि टेबल पर दूसरे पोजीशन पर है, 3 मैचेस हार चुके हैं और मुसलसल 3 हार चुके हैं। देखिए हमजा, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है ये एक डाटा ड्रिवन साइड है और इनके जो फैसले हैं ना वो कभी कभार क्रिकेटिंग लॉजिक को इतना ज्यादा रिलेट नहीं करते, उनसे अक्सर डिफाई करते हैं। एक तो इन्होंने चॉपिंग एंड चेंजिंग बहुत ज्यादा की है। पिछले मैच में इन्होंने 5 तब्दीलियां की थी, कल के मैच में इन्होंने 6 तब्दीलियां की हैं। हैदर अली को ये 8वें 9वें नंबर पे बैटिंग दे रहे हैं। आंद्रेस गॉस ने ओपन पे रन किया, उनको ये नंबर 4 पे ले आए हैं। ठीक है, चौथा फास्ट बॉलर इन्होंने खिलाया कोई नहीं। ठीक है जी, और स्पिनर्स के ऊपर ये वोल्ड स्पिनर्स के ऊपर रिलाय कर रहे हैं जो रेगुलर स्पिनर्स ही नहीं है। इमाद वसीम भी कल बाहर थे, शादाब को तो खैर थोड़ी बहुत इंजरी हो गई। ठीक है, उसके अलावा कायल मेयर्स को इन्होंने ओवर कराया। इनको ये आखिरी ओवर जिस लड़के को कराया वो उसका मैच का पहला ओवर था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर जो इन्होंने फील्डिंग की है उसमें बेशुमार उन्होंने गलतियां की। तो इस तरह के काम करने के बाद, इतने सारे गलतियां करने के बाद आप मैच जीते हैं तो ये मुजाती तौर पे हो सकता है। वैसे तो ऐसा लग रहा था कि दोनों टीमें ही एक दूसरे को मैच देना चाह रही है, दोनों ही एक दूसरे की गलतियों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा गलतियां करता है। और कल हमने देखा कि आखिरी बॉल पे सलमान भी आप तो वहां मौजूद थे, मुझे लगता था बॉल जो था वो गर्म हो गया था, मौसम ठंडा था, बॉल गर्म हो गया है कि आखिरी ओवर में 3 दफा तीन कैचेस ड्रॉप हसन के हुए हैं और फिर बिलाखिर मैच तो फिर जीत जाना था। अगर इतने ज्यादा चांसेस मिलते वहां से इस्लामाबाद मैच बचा सकता था अगर वो हसन आउट हो जाते, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ। फील्डिंग डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर तो कल था। फील्डिंग तो फैक्टर है, पूरे मुल्क में फील्डिंग फैक्टर है और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल जो फील्डिंग की, इससे पिछले मैच में जो है जब इन्होंने स्टार्ट लिया था सीजन का तो बहुत उम्दा फील्डिंग करी थी, लेकिन ये जब से गैप के बाद आई है तो ऐसा लगा कि जैसे ये ऑफ कलर हो गए बिल्कुल ही। और अगर आप इनकी बैटिंग में भी देखते हैं तो आपको कोई भी बंदा सिचुएशन को डील करते हुए नजर नहीं आता। ऐसा लगता है ये प्री प्लान पहले से ही आके एक जहन बनाया हुआ है कि बस जाके मारनी है इटें। और बिल्कुल आप देखें हसन नवाज ने कितनी उम्दा बैटिंग की, उसने कोई भी मौके के ऊपर रिस्क नहीं लिया। ऐसा लगता है जैसे उसको मालूम था कि ये आखिरी ओवर कैलकुलेटेड है, कौन करेगा लास्ट ओवर। तो वो वेट कर रहे थे कि वो जो आखिरी ओवर होना है, जो भी बंदा वो करेगा ओवर, मैं उसको कैपिटलाइज करूंगा। हालांकि उसमें वो 3 कैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने छोड़े हैं जो कि होने चाहिए थे, लेकिन हसन नवाज कामयाब हो गए आखिर में, क्योंकि उन्होंने वो वक्त गुजारा था, वो मुश्किल उन्होंने थी जो काटी हुई थी। तो ये क्रिकेट यही है कि आप जो है ये हालात को देखें, बोर्ड को पढ़ें, सिचुएशन देखें, सामने वाली टीम के रिसोर्सेज को देखें और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी गेम करें। हसन नवाज भी बहुत खुला खेलते हैं, लेकिन कल आखिरी 3-4 ओवर उन्होंने सिंगल डबल किए हैं। वो सिंगल डबल करते रहे हैं, हिट तो उन्होंने आखिर में जाके मारे हैं। तो आई मीन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने बड़ा सोच के खेला। यूजुअली आप
उनसे ये रिलेट नहीं करते कि वो इतना इतना पेशेंस के साथ और इतना वो करेंगे। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि एक प्लेयर जो है उसने मैच की सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया। हमारे यहाँ कमी यही होती है, मेरा ख्याल है कि हमारे ड्रेसिंग रूम्स में ना दीवार पे एक लिखा होना चाहिए कि इस वक्त मेरी टीम को मुझसे क्या चाहिए। वो सवाल का जवाब हर प्लेयर के पास होना चाहिए जब उसकी जरूरत पड़े, चाहे बॉलिंग में चाहे बैटिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन पे जब मैं खेलने लगा हूँ मेरा क्या रोल है। एक तो रोल होता है जो मैच से पहले आपको मिलता है, फिर जो अगली चीज होती है वो मैच की सिचुएशन डिक्टेट करती है। लेकिन हमें ऐसा लगता है अपने प्लेयर को देख के कि ये सिचुएशनली अवेयर ही नहीं है, ये उस चीज को देख ही नहीं पाते हैं कि हमें अब क्या करना है। अच्छा सलमान भी कल का विकेट किस तरह का था, क्योंकि हमने देखा कि फ़हीम अशरफ साहब ने 3 ओवर करवाए, 25 रन देके 4 खिलाड़ियों को आउट किया है। मोहम्मद वसीम नहीं, इब्रार अहमद ने 1 आउट किया, ऊपर से कल जेमिसन खुरम शहजाद 1-1 आउट करने में कामयाब हुए। तो कल ज्यादा एज बॉलिंग साइड को था, बॉलर्स को यार अच्छा खासा बैटिंग विकेट था। अब बैट्समैन ही जो है वो अगर ऐसी शॉटें मारेंगे कि जो ना बनती हैं मौके पे ना मुनासिबत है जिनकी, तो फिर आप पिच को क्या दोष देंगे। और भैया आपने भी तो पिच देखनी है आगे कि इस पिच पे कैसे खेलना है। आप इस पे लेकर आए दुनिया की किसी टॉप टीम को, देखें आपको इस पे 225 करती है कि नहीं करती है। गलतियां अपनी कर रहे हैं। क्या शॉट मारा साउचकिल, क्या फिनेलन ने शॉट मारा है, अगले आने वालों ने क्या, रायली रॉसू का वो स्कोर था जो वो रनआउट, वो तो आराम से चौके मार रहा था। तो ये कह देना कि जी पिच ऐसी थी पिच वैसी थी, मेरा ख्याल है कि इन सबको ये सोचना चाहिए कि अपने बारे में क्या ख्याल है। क्योंकि मां सदाकत नया लड़का था, उसने और बाबर ने जब प्रॉपर क्रिकेट खेली तो वो रन्स आप देख लीजिए कैसे बने। ठीक है, और वैसे भी इस्लामाबाद यूनाइटेड भी तो पिच को नहीं पढ़ते। इन्होंने पिछले मैच में जल्मी ने फास्ट बॉलिंग के सर पे मैच जीता, उन्होंने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, उन्होंने 4 स्पिनर खिलाए हुए थे उस पिच के ऊपर। तो अब ये मुझे नहीं मालूम कि क्या कहूँ, क्योंकि वो तो अपने मुंह से कहते हैं कि हम पिच नहीं देखते, हम तो डाटा देखते हैं। तो जब इतनी ज्यादा क्लैरिटी है उनकी अपने ज़हन में एक चीज को लेकर और वो उससे इतने मुतमईन है, तो फिर कोई और क्या कह सकता है। मतलब क्रिकेटिंग लॉजिक तो डिफाई कर देते हैं ना वो लोग। वो तो अपना ही एक मंतक ले आए हैं जो कि यहाँ तो चल रहा है, लेकिन इस मंतक में इनसे भी आगे इंग्लैंड थी जिसको सारी दुनिया में हर जगह पे फेंटी पड़ी है अब। तो ये जो है ना, असल में ये तो एक फ्रेंचाइज लीग है, पीएसएल तो फ्रेंचाइज लीग है, लेकिन जो लड़के इसमें खेल रहे हैं, जब आप कंडीशनल अवेयरनेस नहीं आपको होगी तो आपका रिस्पॉन्स भी वैसा ही होगा, क्योंकि आप उसको पढ़ ही नहीं रहे, आप उसको देख नहीं रहे, आप उसके मुताबिक डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे, तो फिर जाहिर है आपका रिस्पॉन्स उसके अलाइंड तो नहीं होगा जो आपको चाहिए। बिल्कुल इस तरह। अच्छा लेकिन डाटा ये भी है कि 59 स्कोर पर 1 आउट था 6 ओवरों के बाद। उसके बाद 31 बॉलों में 6 के अंदर 5 विकेटें गंवा दी इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो अगर आप इस तरह की बैटिंग करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि किस तरह से आप यूज़ कर पाएंगे उस पिच को, किस तरह आप जा कंडीशंस के मुताबिक बात करेंगे। जब आप विकेटें ही नहीं बचा के रखेंगे तो आप स्कोर कैसे करेंगे। दुनिया भर में जहां भी T20 क्रिकेट होती है, उससे पहले भी जो ODI क्रिकेट हो रही है, सब में ये मेथड है। जब विकेटें गिरनी है ना, चाहे बैटिंग विकेट हो चाहे बॉलिंग विकेट हो, जब विकेट्स गिरनी है ना तो फिर आपको रीबिल्ड करना है। और रीबिल्ड करने का तरीका ये नहीं है कि आओ और अपनी वही जो आपके 2-4 शॉट जो आपको मारनी आती है वो मारते हुए चले जाओ। तो मेरा ख्याल है कि ये जो कंडीशंस के ऊपर डाल देना, पिचेस के ऊपर डाल देना, ये जो फैशन बना हुआ है ना, इस फैशन को रोकना चाहिए। इसकी बजाय ये बातें होनी चाहिए कि जो प्लेयर्स की गलतियां हैं, उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं, वो क्या आने चाहिए इन कंडीशंस के अंदर। हसन नवाज की खूबी के जिसका तज़किरा भट्ट साहब ने किया, उन्हें खुद भी मैच के बाद आके ये कहा कि मेरी यही डिस्कशन हुई वसीम के साथ कि हम इस मैच को एंड पे लेके जाएंगे और हमें ये पता है कि आखिर में जो उन्हें ओवर करवाना है वो उन्हें किसी और बॉलर से करवाना है, कि बॉलर तो बचा नहीं है उनके पास। तो उसमें भी 20 रन भी हुए तो हम कर लेंगे। तो उन्होंने उसके ऊपर कैपिटलाइज करना ही था आखिरी ओवर में, क्योंकि उसके लिए वो तैयारी करके आए थे, उसके लिए वो तैयार थे। गो के वो 3 कैच ड्रॉप हुए, वो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन हसन नवाज की इस बात की बहरहाल दाद दें कि उन्होंने अपने नेचर के अगेंस्ट जाकर पिच के ऊपर स्टे तो किया ना, स्टे किया तो फिर उन्हें मैच किया। फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। तो हसन नवाज को ये क्रेडिट मिलना चाहिए जो उन्हें इनिंग्स फिनिश किए। कैचेस के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है। हसन ने तो जो कहा, लेकिन ये जो डेटा ड्रिवन टीम बनाते हैं, वो सलमान ने कहा कि वो लोग तो कहते हैं हम विकेट पिच भी नहीं देखते, जो भी है हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते। तो इनकी तरफ से भी कुछ बाद में कुछ स्टेटमेंट सामने आए, चूंकि शादाब तो बाहर बैठे हुए थे, सलमान अली आगा आई गेस लीड कर रहे थे, तो कोई स्टेटमेंट सामने पहले से तैयार थी कि जी टीम में तब्दीलियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। अब सवाल ये है कि आपको 1 हफ्ते का पहले गैप मिला, उसके बाद भी आपने टीम में तब्दीलियां की। पिछले मैच में आपने
5 कर ली, इस मैच में आपने 6 कर ली, तो जाहिर है कि मतलब कॉलिन मनरो की भी अगर आप देखें वो आके पिच के ऊपर स्टे करते हैं, टाइम लेते हैं, लेकिन वो भी इतने तवील अरसे के बाद आए तो वो भी लग रहे थे कि थोड़ा रस्टी हमें नजर आ रहे थे। तो एक तो आपने रेस्ट ले लिया इतने ज्यादा प्लेयर। जी सलमान भाई, कॉलिन मनरो के खिलाफ बहुत उम्दा बॉलिंग की है। वसीम जूनियर ने उन्हें 6 के 6 यॉर्कर दी और वो उसमें वो सब के सब डॉट बॉल से एक जो रन बना वो मिस फील्डिंग का बना। उसके बाद अगले ओवर में फहीम अशरफ ने भी आके उन्हें पहला यॉर्कर किया। और आप ये नोटिस करें कि पिछले 3 मैचों में या 2 से 3 दफा मुनरो एक ही तरह आउट हुए। वो जब अगली टांग निकाल के ड्राइव मारते हैं तो उनका फ्रंट फुट लेग स्टंप की लाइन पे होता है और ड्राइविंग जो रेंज है, जो एंगल उन्होंने बॉलर्स ने उनको करना शुरू किया है, वो ऑफ स्टंप से बाहर गेंद कर रहे हैं और एंगल होता हुआ गेंद मजीद बाहर जा रहा है। और वो दोनों दफा पिछले मैच में भी वो मोहम्मद अली से ऐसे ही आउट हुए जब उन्होंने रिव्यू लिया था और कल भी फहीम अशरफ ने एग्जैक्टली उनके साथ वही किया जिस तरह वो पिछले मैच में आउट हुए। तो ऐसा लगता है कि उनके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट हुआ है, टीमों ने थोड़ा सा पढ़ा है उनको कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से स्कोर कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये अच्छा साइन है कि अगर प्लेयर को समझ आ रही है कि उन्होंने क्या करना है। और दूसरी तरफ ये है कि कौन सी लॉजिक है कि हैदर अली जैसा प्लेयर जो है वो 8वें नंबर पे बैटिंग कर रहा है, क्योंकि हैदर अली से ऊपर शहजाद गए हैं बैटिंग करने, हैदर अली से ऊपर नवाज गए हैं बैटिंग करने। तो मेरा मतलब है हैदर अली ने तो अभी चैंपियंस कप और T20 और चैंपियंस कप जो वनडे का जीता था लेक सिटी पैंथर्स ने, जिसमें शदाब भी इनके कप्तान थे, उन्होंने तो बड़ी उम्दा बारियां ली थी, उन्होंने तो इनको मैचेस जितवाए हैं। और वो कोई 30-40 स्कोर करने वाले या कुछ 4 ओवरों का बैट्समैन थोड़ी है, वो तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। और आपके जो कप्तान है वो मैच के बाद ये फरमा रहे हैं कि जी वो तो हमारी तो बैटिंग डेप्थ ही बहुत ज्यादा है, वो तो देखे ना होल्डर 9 पे खेल रहा है। और यार तुम होल्डर और हैदर अली में फर्क नहीं है। होल्डर वेस्ट इंडीज से किस नंबर पे खेलता है और हैदर पाकिस्तान से किस नंबर पे खेलता रहा है, और हैदर डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको किस नंबर पे रन करके दे रहा है। तो ये कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे बहुत ज्यादा कह लीजिए कि ओवर एक्सपेरिमेंट किए हैं इस टीम ने, और अब ऐसा लग रहा है कि अचानक से चीजें अनसेटल हो गई हैं। और अगर ये एक मैच और हारते हैं तो मेरा ख्याल है चीजें इनके हाथ से बाहर हो जाएंगी। एग्जैक्टली, नाउ दे नीड टू वरी अबाउट 5 जीते और उसके बाद अगले 3 हार गए हैं और मुसलसल हार गए। और डेफिनेटली इस बारे में और हारते हैं तो एटलीस्ट इन्हें एक मतलब मैच तो एक एक्स्ट्रा खेलना पड़ेगा ना फिर भी। अगर उन्हें क्वालिफाई करना है उसके लिए। हैदर अली की बात साहब बात करें तो हैदर अली के इंटरनेशनल मतलब जो नंबर हैं T20 के, उनमें ज्यादा बारियां उनकी नंबर 3 और नंबर 4 पे हैं। उनका सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट नंबर 5 पे है। तो नंबर 8 पे खिलाने वाले पे कोई डेटा भी उनको जो वो डेटा भी नहीं है कि हैदर नंबर 8 पे खेलेगा। तो ये समझ नहीं आई क्या लॉजिक थी। अच्छा ना उसको जी। और आंद्रेस गॉस जो है उन्होंने ओपनिंग पे स्कोर किया है। हाँ, उनको 5वें नंबर पे, वो मिडल में आ गए कल। अब काइल मैट्स ने अभी खेलना शुरू किया, इनके लिए 2 मैच हुए हैं, उन्होंने मुनरो का ओपन स्पॉट भी ले लिया और उन्होंने आंद्रेस गॉस का ओपन स्पॉट भी ले लिया जो परफॉर्म कर रहे थे। तो मतलब वो ही बता सकते हैं कि क्या हुआ। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही एज ए क्रिकेट एनालिस्ट के हाउ, मतलब ये तो समझ आ रही है कि ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि इसको करने की वजह क्या थी। आगा भी 4थे नंबर पे ही मुसलसल खेल रहे हैं इनकी तरफ से पहले मैच से। अहमद सिंह देखिए आगा ने पिछले सीजन में कुछ बाएं नंबर 3 पर ली थी, लेकिन इस सीजन में वो लेकिन बात यह है कि देखें डेटा एक ऐसी चीज़ है कि आपने अगर उससे कोई किसी भी किस्म का आपने मतलब कोई चीज़ लेनी है ना, तो आपको उसको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई डेटा मिल जाएगा। उस डेटा को एनालाइज करना, उस डेटा को कंडीशंस के मुताबिक इस्तेमाल करना, उस डेटा से अपनी मर्जी के नताइज हासिल करना, और ये भी चीज़ सामने रखते हुए कि प्लेयर्स का, अब मिसाल के तौर पर मोहम्मद शहजाद को आपने आखिरी ओवर दे दिया। मोहम्मद शहजाद का बिल्डअप क्या है इस PSL का? मोहम्मद शहजाद टीम में आया, उससे 1 ओवर कराया, ना बैटिंग दी ना बॉलिंग दी, ड्रॉप कर दिया। साद को लेकर आया, उसको 2 ओवर कराया, उसको फिर ड्रॉप कर दिया, फिर शहजाद को लेकर आए और फिर उसको वो वाले मैच में बॉल दे दी जब आखिरी ओवर में 15 स्कोर रह गए। अब एक प्लेयर का बिल्डअप इस तरह का है, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपने अगर डेटा की बुनियाद पर इस तरह ही प्लेयर तैयार करने हैं और उनके माइंडसेट को इस तरह ही आपने टॉर्चर करना है। जिस प्लेयर को, एक बात याद रखें, जिस प्लेयर को आप बैकअप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ना, हसीबुल्लाह की भी अगर आप एग्जांपल लें, जिस प्लेयर को आप बैकअप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी मेंटालिटी फिर बेचारे की बैकअप वाली बनेगी। वो फिर ये नहीं होगा, वो फिर हमेशा इस खौफ का शिकार रहेगा, इस कंफ्यूजन का शिकार रहेगा कि पता नहीं चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये जो जुल्म कर रहे हैं ना बच्चों के साथ के, ये 4 बॉलें इसने करवाई थी, इन 4 बॉलों पे इसने इतने रन दिए थे, इतने विकेटें ली थी,
तो मतलब फॉर गॉड से इस तरह की अगर आपने प्लेयर्स की तैयारी करनी है पीएसएल में तो फिर मेरा ख्याल है रहने दें। बिल्कुल, और ये डेफिनेटली इस्लामाबाद यूनाइटेड को चाहिए अब कि वो अच्छा मैचेस 5 जीते हुए और 10 पॉइंट के साथ है, लेकिन अब इनको चाहिए कि टॉप 2 में रहना है तो जरा मैच हारते हैं तो रीथिंक करें। डेफिनेटली नंबर आज कोयटा अगर लाहौर आज जीता है कराची से तो लाहौर और कोयटा 11 पॉइंट हो जाएंगे और इस्लामाबाद चली जाएगी तीसरे पे। तो तीसरे और चौथी वाली टीम को जाहिर है एक मैच एक्स्ट्रा खेलना है। अगर ठीक है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो की बैटिंग पे थोड़ी सी बात करते हैं। कल हमने देखा कि फिन एलन ने 20 रन की इनिंग्स खेली, साउथ शकील ऊपर से 7 रन पर आउट हो गए और फर्दर जिस तरह से सलमान भाई ने पहले भी कहा कि रैली रोसो को उस टाइम जरूरत ही नहीं थी और जिस तरह से वो रन आउट हुए उनकी बैटिंग को भी जरा बात करते हैं इस पर। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के 23वें मैच की, जिसमें हमने देखा कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का कल मैच हुआ। इस्लामाबाद मुसलसल अपने 3 मैचेस हार गया और कोयटा मुसलसल 3 मैचेस जीत गया और उनमें से एक मैच, चौथा मैच ऐसा था जो कि ड्रॉ हुआ, लाहौर कलंदर वर्सेस कोयटा। बारिश की वजह से 1 पॉइंट उनको मिला, उसका काफी हद तक फायदा भी हुआ। 11 पॉइंट के साथ इस वक्त टेबल टॉप कर रहा है। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि विकेट को रीड किस तरह से करना दोनों कप्तानों की जानिब से। इस्लामाबाद ने तो कह दिया कि हम विकेट को नहीं देखते, जैसा भी हमने जाके जनाब अपना नेचुरल गेम खेलना है, डेटा ड्रिवन टीम है। साउथ शकील जो है ना वो विकेट को थोड़ा सा समझकर उस तरह से अपने बॉलर्स को यूज करते हैं। बॉलर्स को यूज करते हैं तो 157 तक रिस्ट्रिक्ट किए रखा कल उनके बैटर्स को। ये वही टीम है जो 200 प्लस रूटीन एक मामला था इनका इस्लामाबाद यूनाइटेड का, अच्छा स्कोर कर रहे थे। अब बुकार यूनुस साहब ने कल जो पिच रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा स्टार्ट में कि जनाब विकेट था ड्राई, विकेट रहा, लेकिन कुछ पैचेस हैं गुड लेंथ पे, ऐसे पैचेस हैं जहां पर ग्रास है, वहां पर अनइवन बाउंस मिल सकता है। तो सलमान भी पिच रिपोर्ट में बुकार यूनुस साहब ने यह कहा, लेकिन इसको पसे पुश डालकर जो उनके बॉलर्स ने किया है हमने देखा कि उसको किसी खाते में नहीं लेके आए, उनको समझना नहीं चाहते इस्लामाबाद के बॉलर। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने तो कोई बॉल ऐसा नहीं देखा जो अनइवन हुआ हो इस पिच के ऊपर। अच्छा, एक भी बॉल अनइवन नहीं हुआ। वहां पर ट्रू पिच था, ठीक है ना, अच्छे शॉट्स भी लगे हैं और जो बॉलर्स ने आउट किए हैं उन्होंने तो टैक्टिक, अब देखे यॉर्कर के पिच से क्या ताल्लुक है। बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है जी। अब वसीम जूनियर ने जो बॉलिंग की है या फहीम अशरफ ने जो आके ऑप्शन से बाहर गेंद किए हैं, मुझे बता दें कोई गेंद ज्यादा उछला हो, कोई गेंद नीचे रहा हो, ऐसा तो कुछ हमने देखा ही नहीं है। बिल्कुल। कोई बैट्समैन ये कह सकता है यार वो गेंद मुझे ना नीचे रह गया और मैं आउट हो गया। कोई बैट्समैन ये आके कह दे यार बहुत ब्रेक हो रहा था तो मैं आउट हो गया। किसी को कोई बॉल बहुत कट होके इन स्विंग हो गया हो, कोई अंदर से गेंद बाहर निकला, उसका एज लग गया हो। जब तो ऐसी कोई चीज ही नहीं हुई तो इस पिच को फिर हम क्या कहेंगे? जहाँ पे नवाज ने हर तरफ छक्का मारा है, हसन नवाज ने मजे से बारी ली है, रायली रोसू रन आउट होने से पहले उम्दा खेल रहे थे वो, ठीक है। साहिबजादा फरहान जितनी देर खेल रहे थे उनको कोई मसला नहीं हो रहा था, वो तो पैंटी लगा रहे थे, लेंथ बॉलों को छक्के मार रहे थे। ऐसे ही है। वो तो उनके सामने से 3-4 आउट हो, जब भी किसी भी बैट्समैन के सामने 3-4 कटी विकेटें गिरेंगी तो उसका प्लान शिफ्ट हो जाता है। वो फिर सोचता है कि अब जो हमने 200 सोचा था अब तो 4 आउट हो गए हैं, तो अब मैं कैसे खेलूं? अब मैं सीधा हो जाऊं या मैं लगा रहूं या मैं थोड़ा रोक लूं, ये ना हो कि टीम पहले आउट हो जाए। तो आप एक कश्मकश में डाल देते हैं एक सेट प्लेयर को, सामने से 2-2, 3-3 कट्ठे आउट होके। तो पिच ने तो कहीं पर भी किसी को तंग नहीं किया। ना गेंद ब्रेक हुआ है, ना कोई कट हुआ है, ना सीम हुआ है, ना कोई नया बहुत ज्यादा स्विंग हुआ है। अच्छी लाइन लेंथ पे जिसने बॉलिंग की है उसे विकेटें मिली हैं, जिसने अच्छे स्ट्रोक खेले हैं, जिसने क्रिकेट खेली है उसको रन्स मिले हैं। तो पिच तो वो ना वो बदनाम हो गई है पिच, मतलब पिच को समझ नहीं आ रही पिच है या मुन्नी है, वो बदनाम हो गई है। पर कोई और कुछ रहा है, नाम पिच का। अच्छा बट साहब, जो साहबजादा फरहान की आप बात कर रहे हैं, उनकी जो आप उस वक्त कमेंट्री भी गए थे, मैं सुन रहा था उस वक्त, तो ये जो साउथ शकील ने जो उनको बोल्ड किया है, ये जो बॉल थोड़ा नीचे रहा है, ये उनकी हाइट की वजह से रहा है साउथ की? देखिए, साउथ शकील थोड़ा राउंड आर्मिश बॉलर है और साथ में दराज कद भी नहीं है, तो जो कह लें कि वो जो कई दफा उनका बॉल जो है वो विद द आर्म थोड़ा सिट करता है, थोड़ा नीचे ही रहता है, उनको कोई एक्स्ट्रा बाउंस नहीं मिलता। लेट्स से कि अगर उसामा मीर बॉल स्पिन बॉलिंग कर रहे हो या आसिफ अफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं लेफ्ट आर्म स्पिन, या इमाद वसीम कर रहे हैं, उनका बॉल नीचे नहीं रहता। हालांकि इमाद वसीम भी थोड़ा सा लो होके बॉल करते हैं, कोई बहुत ज्यादा वो ऊंचाई से गेंद नहीं करते, वैसे उनका कद लंबा है, लेकिन वो साउथ शकील जो है वो उनका बॉल इतना ऊपर नहीं आता, वो स्किटी से है। जैसे कामरान गुलाम को आप देख लें, वो भी जब बॉल करते हैं तो ऐसा लगता है बॉल थोड़ा थोड़ा नीचे रहा है। तो साहिबजादा फरहान को चाहिए था कि अगर उनको हिट मारनी है तो सामने मारे, जैसे अब्दुल्ला शफीक ने सामने मारा था। यस,
एग्जैक्टली अच्छा, ये क्वेटा की बैटिंग में ऑल दोनों तरफ से बैटिंग उस तरह की कोई नहीं थी, दोनों ही गिरते पड़ते आखिरी ओवर में जाके अहमद सईद साहब इन्होंने भी पूरा किया है। मार्क चैपमैन जो कि मेरे ख्याल स्वाब समझ के पाकिस्तानी कंडीशन को अडैप्ट करते थे, इनको अच्छी खासी, लेकिन पीएसएल में शायद कंडीशंस ऐसी बन गई हैं कि इनको भी समझ नहीं आ रही। खुदा का नाम है हमजा जी, रुक जाओ, क्या कंडीशन थी यार, उसने आते साथ ही उसने ना आओ देखा ना ताओ, उसने हिट मार दी नवाज। यही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले तो बड़े मजे से खेलते थे, अब पता नहीं क्या हो गया उन्हें। कंडीशन की तो बात ही नहीं है ना, ये तो फिर ये तो बूढ़ी प्लेयर हो गए ना। कि दिल किया तो सही खेल लिया, दिल किया तो आते हिट मार दी, मतलब ये कोई तरीका तो नहीं है। आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, आपने देखना है रायली रॉसो रन आउट हो गया, यहाँ पे पार्टनरशिप चाहिए और लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहा है या नवाज बॉलिंग कर रहे हैं, तो मैंने इनको खेलना है। आप वहाँ पे आके पहली बॉल पे एक दो, दूसरी बॉल पे आपने हिट मार दिया और फील्डर भी वो पीछे था, आप सेट भी नहीं है, वो जरूरत भी नहीं है। अच्छा, अगर पिच में कोई थोड़ा बहुत डाउट हो आपको, अगर आपको लगे पिच थोड़ी बहुत मुश्किल है, तो आप उसमें वक्त लेते हैं या आपके साथ हिट मार देते हैं? डेफिनेटली वक्त लेते हैं। हाँ, तो इनमें से तो कैसा लगता है कि किसी ने भी वक्त नहीं लिया, तो फिर पिच को किस बात की आप ब्लेम कर रहे हैं पिच को? बिल्कुल इस तरह बातें वैसे पड़ोस में मैक्सवेल के बारे में भी हो रही हैं कि वो भी जब पीएसएल में आते तो मूड की बुनियाद पे ज्यादा खेलते हैं, परफॉर्मेंस कम देते हैं। तो ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में मतलब इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर होती हैं कि प्लेयर जो है वो मतलब ये अगेन वही मतलब पिच के ऊपर ब्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन कंडीशंस के मुताबिक खेलना अगर आना मतलब आता तो है, जाहिर है चैपमैन को ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि उनको नहीं आता, लेकिन पता है किस चीज़ की जल्दी है उनको कि वो आए हैं, उन्होंने शॉट मार दिया, आउट हो गए। अच्छा, ये मुझे हसीबुल्लाह की भी जरा प्लेसमेंट बताइएगा, ये इसी जगह पे यूजुअली डोमेस्टिक में भी अगर वो खेलते हैं तो यहाँ पे खेलते हैं, यहाँ पे क्या हसीबुल्लाह ने खेलना? हसीबुल्लाह मेरा ख्याल है टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर में ज्यादा खेलते हैं, इसीलिए मैं मेक श्योर करना तो लेकिन अगेन देखिए ज़ल्मी के लिए जब हसीबुल्लाह खेले ना तो 5वें 6वें नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, ठीक है, लेकिन हसीबुल्लाह को भी पिछले काफी अरसे से हम जब देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, जब हम इनको देखते हैं, जब अभी रिसेंटली इनको देख रहे हैं, तो हसीबुल्लाह कॉम्पैक्ट टेक्निक नहीं है। हसीबुल्लाह कल जैसे आउट हुए, कहाँ उनकी टांग थी, किस बॉल को वो खेल रहे थे, और इतना बड़ा उनका एज हुआ और उन्होंने रिव्यू क्या लिया। तो मतलब आप पाकिस्तान खेलने के कंटेंडर हैं, लेकिन आपकी देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा होता है, उनके प्लेयर्स भी नए आते हैं। बियो वेबस्टर जब इंडिया के खिलाफ टेस्ट में खेलने आए थे तो मिच मार्श इंजर्ड हुए थे, उनका डेब्यू टेस्ट था, आप जरा उनकी कारकर्दगी देखें, डेब्यू पे ऐसा लग नहीं रहा था उसका पहला मैच। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो खेलने के बाद भी 3-3 4-4 साल गुजर जाते हैं, इनकी टेक्निक, बैटिंग टेक्निक जो है ना वो बहुत बेहतर करने की जरूरत है, उसे कॉम्पैक्ट करने की जरूरत है। सारा का सारा ध्यान जो है हमारा वो पावर हिटिंग के ऊपर है, लेकिन जब आपको इनिंग्स बिल्ड करनी होती है, थोड़ा प्रेशर आता है, तो वहां पे आपकी टेक्निक एक्सपोज होती है। और टेक्निक भी कल सलमान भी, वो तो चलें आपने पहले भी बता दिया हसन नवाज ने क्या प्रॉपर शॉट्स खेले। आप समझते हैं जो कल एक तो 64 रन की इनिंग्स खेली है, इससे पहले हसन स्ट्रगल करते दिखाई दिए, हमने देखा कि वो पीछे नेशनल टीम में भी 1 सेंचुरी 3-0, उसके बाद अब दोबारा भी जाए तो इनकी तरफ वो खातिर खा कारकर्दगी नहीं थी, लेकिन कल प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, कुछ इंप्रूवमेंट आपको नजर आई इनकी बैटिंग स्टाइल में और टेक्निक में? देखिए टेम्परमेंट बड़ा अच्छा था, उन्होंने मैच को समझ के खेला है, इसके उनको पूरे नंबर हैं। बहरहाल जो है अपने नंबर पे भी वो नहीं थे, तो उनको कल के मैच में बहुत ही शाबाश है, लेकिन टेक्निक जो है वहाँ पे भी वनरेबिलिटी है और वो बड़ी ओपन टू सी है फॉर एवरीवन। ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट मैच ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स, जो कि आज पहले लाहौर कराची लेग में कराची को हराया, उनके होम ग्राउंड पर हराया। आज कराची जो है वो लाहौर के कदाफी स्टेडियम में इनके होम ग्राउंड में मौजूद है। तो कुछ थोड़े से अगर आप स्टैट्स अहमद सईद साहब हमारे साथ शेयर कर दें इस बिगेस्ट राइवलरी के ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, तो मैं कहता हूँ फिर उस पर फर्दर बात करते हैं। देखें लाहौर और कराची का मैच इस वक्त मतलब लाहौर में होने वाला है, चूँकि तो लाहौर में अब कराची किंग्स के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर जाहिर है कि ये होगा कि क्राउड के सामने खेल रहे होंगे, उनका क्राउड आता नहीं है। थोड़ा सा मैं आज मजा भी लूँगा क्योंकि लाहौर कराची का मैच है। तो 20 मैच जब तक ये आपस में खेलने हैं, लाहौर की टीम 7 जीतने में कामयाब हुई है और कराची किंग्स के खिलाफ जो लाहौर ने ये वाली कामयाबी इस पीएसएल में हासिल की थी, ये 5 लगातार शिकस्तों के बाद उनको पहली कामयाबी मिली थी। तो हेड टू हेड में कराची का रिकॉर्ड बहुत बेहतर है, लेकिन जब सलमान इकबाल साहब ने वो बेचारी वाली स्टेटमेंट दी है 2020 के एडिशन में, उसके बाद से लाहौर ने जो है वो लगता है उसको दिल पे ले लिया, तो उन्हें 2 टाइटल भी जीत लिए उसके बाद से, और अब वो लाहौर कराची को जो है वो टफ टाइम में देते हैं। कराची और लाहौर की खास बात यह है कि ये शायद वाहिद राइवलरी ऐसी है जिसमें अब तक 200 रन का हिंसा अबूर नहीं हुआ है। 10वां एडिशन है पीएसएल का, इन 20 मैचेस में किसी भी टीम ने 200 रन नहीं बनाए। 196 मैक्सिमम स्कोर किया है,
कराची ने और 190 मैक्सिमम स्कोर किया है लाहौर कलंदर्स ने। और अगेन अगर पिच अच्छा रहा, ट्रू पिच रहा, जिस तरह से लाहौर में अच्छी पिचेस बन रही हैं PSL के लिए, तो ये एक अच्छा एंटरटेनिंग मैच देखने को मिलेगा शायद कि इनको। और अगर लाहौर ये मैच जीतता है तो फिर लाहौर जो है वो गालिबन नंबर 1 पे आ जाएगा उन 11 पॉइंट्स के साथ, और इस्लामाबाद जो है वो नंबर 3 पे चला जाएगा। और कराची ने अगर ये मैच हार जाती है तो पेशावर ज़ल्मी के लिए एक चांस बन जाएगा। इस पर फर्दर टेबल को तो फर्दर डिस्कस करते हैं। सलमान भी ऑन पेपर अभी तक जितने मैचेस खेले हैं, पेपर से हट भी जाएंगे, लाहौर की कंडीशंस में आपको कौन सी टीम तगड़ी लग रही, कराची या फिर लाहौर? देखिए, आई थिंक अगर आप ओवरऑल दोनों टीमों को कंपेयर करें तो बॉलिंग स्ट्रेंथ लाहौर की आप कहेंगे कि वो बेहतर है। अच्छा, ठीक है, मिडिल ऑर्डर भी लाहौर का बेहतर है। कराची ने नंबर 4 पे स्ट्रगल किया अभी तक। कराची बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है विंस और वार्नर क्या करते हैं। ठीक है, और लाहौर का ये है कि सिकंदर रजा हो, बिलिंग्स हो, मिचेल हो, उनके अलावा फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक, इन सब ने रन किए, चिप इन किया हुआ। और हारिस को मार पड़ी थी लेकिन हारिस को भी विकेटें मिली हैं लाहौर आके। ठीक है, शाहीन भी बॉलिंग ठीक कर रहे हैं, और अगर वो स्पिनर की जरूरत पड़ती है उनके पास रिशाद भी हैं, और सिकंदर रजा बीच में चिप इन कर रहे हैं बॉलिंग की। तो मोर और लेस कह लें कि अगर ऑन पेपर देखा जाए तो लाहौर इस टाइम पे ज्यादा बेहतर टीम नजर आती है। लेकिन जो अगर आप स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन पे जाएं, जो कि पिछला रेफरेंस होता है, उसमें आपको कराची के मैचेस जीते हुए ज्यादा नजर आते हैं। और लाहौर अक्सर कराची वाले मैच में अच्छी क्रिकेट नहीं खेलती है। ऐसा नहीं है कि टीम बुरी होती है, वो उनके खिलाफ अच्छा नहीं खेलते या वो उन्हें खेलने नहीं देते अच्छा, ऐसा कह लीजिए। तो देखना है कि अब आज के मैच में क्या होता है। मतलब नाम तो आप जितने मर्जी वर्ल्ड 11 में भी इकट्ठे कर लें, लेकिन ये दलील नहीं होती मैच जीतने की। बिल्कुल। अच्छा सलमान भी, ओपनिंग पेयर दोनों का, दोनों टीम्स में से किसका आपको बेहतर लगता है, मोहम्मद नईम और फखर या फिर टिम सैफर्ट और वार्नर? ये आपने क्या सवाल किया, आप खुद ही बता दें ये क्या सवाल है। नहीं, ज्यादा इन कंडीशंस को समझ के खेलने वाला कौन सा पेयर है? ओ यार, अल्लाह का नाम ले, वार्नर को बचपन से IPL खेल रहा है, उसके लिए कौन सी कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये कोई मतलब आप अगर देख लें कि वार्नर को बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत एज है उसको। सैफर्ट भी इंटरनेशनल क्रिकेटर है, नईम तो बेचारा अभी आ रहा है। नहीं, लेकिन एक पिछले सिर्फ एक मैच के अलावा वार्नर उस स्लॉट को जस्टिफाई नहीं कर पाए कराची के लिए। तो भैया किसने जस्टिफाई किया? आपको कितने लोग इधर जस्टिफाई करते रहते हैं, ऐसे ही होता है लीग में। लेकिन अब अगर वो अच्छा खेलना शुरू हो गया, अगर आज वो स्कोर करके मैच जिता देगा तो कल सारे कहेंगे जी क्या बात है, क्या बात है। अब एक बंदे ने इतने हजारों रन कर चुका है एक फॉर्मेट में, तो अब उससे क्या कह सकते हैं। वो एक आध लीग में हो जाता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। अच्छा, और फास्ट बॉलर्स के साथ ही आप समझते हैं कि जो कंडीशन अब कंफर्म नहीं कि किस विकेट पे खेला जाना है, लेकिन जो भी विकेट हो फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहा है ये कदाफी स्टेडियम? देखिए, जिसने अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग की है उसको यहाँ पे मदद भी मिली है, और जिसने प्रॉपर बैटिंग की है ना उसके रन भी हुए हैं, कोई रुके नहीं है। तो पिचेस बहुत अच्छे हैं। मैंने ये मेंटेन किया है कि पिचेस बहुत ही अच्छे बनाए हैं। जितनी क्यूरेटर्स की तारीफ की जाए उतनी कम है। देखिए, ये T20 में कोई घर से बॉलर सिर्फ मार खाने नहीं आया होता, एंटरटेनमेंट के नाम पे आप बॉलर का दुम्बा बना देते हैं। बात यह है कि आप अच्छी क्रिकेट पिचेस बना लें, जहाँ पे बॉलर अच्छी गेंदें कर रहा है तो बैट्समैन को कुछ करना पड़ रहा है। ये नहीं है कि इधर घुमाओ उधर घुमाओ और कुछ भी करते जाए बॉलिंग के साथ आप। तो ये अच्छा है, बॉलर बैट में बैलेंस है, और ऐसी ही पिचेस होनी चाहिए। वरना अच्छे प्लेयर में और एक एवरेज प्लेयर में फर्क नहीं रहता फटे के बैटिंग विकेट के ऊपर, उस पे फिर सारे एक जैसे ही हो जाते हैं। अच्छा, ओपनिंग पेयर को छोड़ के मिडिल ऑर्डर किसका तगड़ा है? जितने भी मैचेस अभी तक 8-8 मैचेस खेल चुके हैं। ऑफ कोर्स वो लाहौर का तगड़ा है। डैरिल मिचेल है वहाँ पे अब्दुल्ला शफीक है, सिकंदर रजा है, सैम बिलिंग्स है। कोई मतलब सारे के सारे ही टॉप प्लेयर्स हैं। कराची के लिए जो है नंबर 4 पे इतनी तब्दीलियां हुई हैं। कभी उमैर बिन यूसुफ खेले हैं, कभी शान मसूद खेले हैं वहाँ पर। वहाँ पे एक दो और भी उनके प्लेयर्स आजमाए हैं उन्होंने, कभी साद बेग को भी खिलाया है। तो वो तो बहुत ज्यादा चेंजिंग हो रही है ना। मोहम्मद नबी है बीच में आते हैं, वो आखिर में आते हैं, वो एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, और उन्हें भी पहले 1-2 मैचेस में शायद वो नहीं थे, तो बाद में कराची ने खिलाना शुरू किया, जब पे वो वैसा प्लेयर बाहर होता ही नहीं। बिल्कुल जी। बट सब विकेट तो अच्छी बन गई है, फील्डिंग क्या करना फिर? अब लाहौर की फील्डिंग बुरी नहीं है, वो सारा कुछ खुद भी कर लेंगे, सारा कुछ अपने इधर बातों में कर देना।
अच्छा जी, लेट्स सी। वैसे तो सलमान भाई से पूछने का फायदा नहीं, सलमान भाई कहने कि दिल लाहौरी है तो वो चाहते हैं कि लाहौर ही जीते और टेबल में जान रखने के लिए इस। अच्छा, अब यहाँ पे आप बताएं, वो जो आप कह रहे थे कि कराची अगर हारता है तो वो आपके जो फेवरेट बाबजी द किंग है उनके चांसेस बन सकते हैं। जी हाँ, मैं वैसे मतलब लाहौर कराची के मैच में तो मुझे लाहौर को ही सपोर्ट करना चाहिए। तो लाहौर को सपोर्ट करना इसलिए भी जरूरी है कि देखें जो अपर हाफ ऑफ द टेबल है उसमें तो 3 टीमें ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि वो चली गई हैं। अब कंटेंशन जो है वो एक पोजीशन के लिए रह गई है। तो अगर लाहौर आज का मैच जीत जाती है तो उस हवाले से भी एक अच्छा मतलब कराची भी जीत जाए, पेशावर भी जीत, सारी टीमें अपनी टीमें हैं, लेकिन 4 और 5 के लिए एक टसल रहेगी फिर भी कि मतलब पेशावर अगर अगला मैच जीतती है तो वो पॉइंट बराबर करने में कामयाब हो जाएगी। पेशावर को अगले अपने तीनों मैचेस जीतने पड़ेंगे। देखिए वो डिपेंड करता है ना कि कराची किस तरह से परफॉर्म करता है। देखिए हमजा, मैं आपको एक न्यूज देता हूँ कि कराची किंग्स ने ना एडम मिलने की जगह शाहनवाज धानी को ले लिया। वो अच्छा रूल आउट हो गए हैं इंजरी की वजह से एडम मिलने, और इनके जो फवाद अली थे इमर्जिंग फास्ट बॉलर वो भी रूल आउट हो गए अगले कुछ मैचेस के लिए, और उसकी जगह वो साद बेग जो पहले भी 2 मैचेस खेले थे उनकी रिप्लेसमेंट में साद बेग आ गए। सही है, ठीक है जी। लेट्स सी रात 8 बजे कदाफी स्टेडियम लाहौर में ये क्या मार्का होता है, इसका क्या रिजल्ट निकलता है। कल के शो में हम इस पर फर्दर बात करेंगे, कौन सी टीम जीती, कौन सी हारी और वजूहात क्या बनी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।